हाँ ठीक है, मैं तेज बोलता हूँ। आप जो है ना इसका लिस्ट बना लो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का जो है ना लिस्ट बना लो। तो लिस्ट ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड नेक्स्ट हेडिंग करो आप लोग, लिस्ट ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। कभी कभी क्वेश्चन आता भी है इस पे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड का जो क्वेश्चन है वो आता भी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट की। एस ब्लॉक एलिमेंट में यू हैव ओनली वन ऑक्साइड which is amphoteric in nature, it is BeO, because beryllium have diagonal relationship with aluminium, है ना, एल्यूमिनियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप होता है। और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कौन सा होता है, Al2O3, ये भी एम्फोटेरिक है। और इसका भी ऑक्साइड क्या हो जाता है, BeO, एम्फोटेरिक हो जाता है। तो ये बोथ आर एम्फोटेरिक, है ना, बोथ आर एम्फोटेरिक, ये एम्फोटेरिक होते हैं। हम लोग बात करते हैं पी ब्लॉक के अंदर ना। पी ब्लॉक के अंदर अगर देखें तो पी ब्लॉक के अंदर मैंने लिस्ट बनाई, और पी ब्लॉक में हम लोग अगर इसका बोरॉन फैमिली का बात करें, बोरॉन फैमिली में, तो बोरॉन फैमिली में यू विल गेट Al2O3 as an amphoteric oxide and gallium-2O3 is an amphoteric oxide, ठीक है। now बात करते हैं पी ब्लॉक में कार्बन फैमिली का, कार्बन फैमिली का बात करते हैं। तो कार्बन फैमिली का जो ऑक्साइड है वो है GeO, GO2, SnO2, PbO2, और SN, इसके दोनों ही होते हैं SnO और PbO, दोनों में ही एम्फोटेरिक होता है ये, है ना। अब आते हैं नाइट्रोजन फैमिली का। नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो नाइट्रोजन फैमिली में आपको पता है कि ये मैंने लिखवा रखा है, अभी पढ़ाया भी था, H2O3 और Sb2O3, ये नाइट्रोजन फैमिली के हैं, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ओके, नाउ बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली का। ऑक्सीजन फैमिली का बात करें, ऑक्सीजन फैमिली में है TiO2 और पोलोनियम ऑक्साइड PiOO2, ये एम्फोटेरिक माने जाते हैं। ओके, हेलोजन और नोबल गैसेस में कोई भी ऑक्साइड जो है ना वो क्या होगा, एम्फोटेरिक नहीं होता है। हेलोजन और नोबल गैसेस में कोई भी ऑक्साइड जो है ना वो एम्फोटेरिक नहीं होगा, ठीक है, कोई भी ऑक्साइड जो है ना वो एम्फोटेरिक नहीं होता है। अब बात करते हैं डी ब्लॉक के अंदर, है ना। तो डी ब्लॉक के अंदर देख लेते हैं। तो डी ब्लॉक के अंदर जो मैंने लिस्ट बनाई है उसमें है ZnO, TiO2, Cr2O3 और CrO2। तो दीज आर द ऑक्साइड विच आर एम्फोटेरिक इन नेचर, है ना। ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट कर दिया है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, तो एस ब्लॉक का बता दिया, पी ब्लॉक का बता दिया, डी ब्लॉक का बता दिया, यही है। इन्हीं में से कभी कभी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉल या विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर, है ना, इस तरीके से, या वो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों का मैंने कर दिया, तो आप इसे नोट कर लीजिए और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपनी इसमें। यस, आज वाला लेक्चर अपलोड हो जाएगा, बिकॉज ये मेरे पास रिकॉर्ड हो रहा है ना। अगर आज नोटेड, ठीक है, हो गया। आगे बढ़ते हैं, देख लो जरा, इसको नोट कर लो, और नोट करने के बाद एक अच्छा और कंसेप्ट बताते हैं आपको इसका ऑक्साइड वगैरह का। पिछले क्लास में अपना डिस्कशन हुआ था कि कोई भी ऑक्साइड होगा अगर उसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या बनाएगा, तो वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा, है ना। अब हाइड्रोक्साइड दो तरीके के होंगे, या तो वो एसिड होंगे, एसिडिक नेचर का होगा, या बेसिक नेचर का होगा, है ना, ठीक है। तो एसिडिक नेचर या फिर एम्फोटेरिक होगा। तो एसिडिक नेचर वाले को हमने एक नया नाम दे दिया है, उसका नाम क्या था, ऑक्सी एसिड, है ना। और ऐसा कौन करेगा, नॉन मेटल के ऑक्साइड थे वो ऑक्सी एसिड बनाते हैं, और मेटल के ऑक्साइड क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड ही बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मेटालिक कंपाउंड है या मेटलॉइड टाइप के एलिमेंट है वो क्या करते हैं, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, ऐसा था। आगे बढ़ते हैं इसमें और देखिए कैसे कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट हेडिंग है आपके लिए और वो है
रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड विद वाटर, है ना, या जो भी है, मतलब डिसॉल्व जब करोगे, व्हाट विल हैपन व्हेन वी डिसॉल्व ऑक्साइड इन वाटर, है ना, व्हाट विल हैपन when we dissolve, what will happen when we dissolve oxide oblique anhydride in water, ठीक है, ये हम आपको पढ़ाने हैं। वैसे कुछ आइडिया पिछले क्लास में भी दे दिया था, लेकिन उसको उसी का एक्सटेंशन में कंप्लीट कर दिया जाए ताकि आप कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, है ना, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली जब खत्म कर दूं, है ना, उसके बाद सॉल्ट एनालिसिस से लेके अब तक जितना पढ़ाया है वो सारा दोबारा रिवाइज करना, है ना, और उसको जोड़ने की कोशिश करना। तो जैसे वो जुड़ेगा, जैसे जैसे वो जुड़ता जाएगा, वैसे वैसे इनऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट और अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है। व्हाट विल हैपन व्हेन वी डिसॉल्व ऑक्साइड और एनहाइड्राइड। आप लोग एनहाइड्राइड समझते हैं, है ना, एक लैंग्वेज बोली जाती है, आपको पता है ये लैंग्वेज, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड्स आर, ठीक है, एनहाइड्राइड जो है ना, नहीं, ऑक्साइड्स आर एनहाइड्राइड ऑफ ऑक्सी एसिड। लैंग्वेज चेंज करो, एक मिनट रुको। एक लैंग्वेज यूज किया जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और वो होता है कि ऑक्साइड्स आर एनहाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स। एनहाइड्राइड कैसे बनता है? एनहाइड्राइड बनता है वाटर रिमूव करके, एनहाइड्रस, समझते हैं ना, एनहाइड्रस सब्सटेंस मतलब जिसमें पानी नहीं है। तो होगा क्या कि अगर आपके पास एक ऑक्सी एसिड है और उसमें आप क्या कर दो, उसमें आप -H2O कर दो, पानी हटा दो, तो यू विल गेट एन ऑक्साइड जिसका नाम आप क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम जो होगा वो एनहाइड्राइड होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या करो, ऑक्साइड में क्या मिला दो, पानी मिला दो, +H2O बना दो, इसी ऑक्साइड में जो एनहाइड्राइड था, वाटर मिला दोगे तो कहां पहुंच जाओगे, ऑक्सी एसिड में पहुंच जाओगे। और ऑक्सी एसिड अगर बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑक्साइड किसका रहा होगा, नॉन मेटल का रहा होगा, ठीक है। अब दो सिचुएशन रहती है ना, एनहाइड्राइड का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, एनहाइड्राइड का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, कई तरीके से लोग करते हैं इसको, है ना। इसमें है सिंपल एनहाइड्राइड, सिंपल एनहाइड्राइड, इसमें सिंपल एनहाइड्राइड होता है और एक होता है मिक्स्ड एनहाइड्राइड। सिंपल एनहाइड्राइड में जैसे आपका CO2 है, SO2 है, आपका N2O5 है, ठीक है, N2O3 है, P2O5 है, दीज आर द, ठीक है, ये सारे सारे सिंपल एनहाइड्राइड हैं। मिक्स्ड एनहाइड्राइड का एग्जांपल है NO2, ClO2, ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड का एग्जांपल है ना, ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड का एग्जांपल है। आप नोट कीजिए, मैं आपको बताता हूं कि ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड के एग्जांपल क्यों है ना, ठीक है। एक मिनट को फ्लक्चुएट कर रहा है ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड के एग्जांपल क्यों है, मैं अभी आपको इसको समझाता हूँ। मैंने क्या समझाना बता रहा हूँ उसको आप कर लो, ठीक है। ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड, ये नोट कर लो आप इसके लिए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इस वाले केस में, कि आपको एक ट्रिक बताता हूँ और उस ट्रिक के हिसाब से आप काम करिएगा, है ना, उस ट्रिक के हिसाब से आप काम कर लीजिएगा। तो कैसे रहेगा देख लो, है ना। आप क्या करना, आपको दो केसेस मिलेंगे ना, मैं यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, देख लो। आपको जब आपके पास ऑक्साइड आएगा तो दो सिचुएशन मिलेंगी, केस 1 और केस 2, ठीक है। एक तो आप क्या करना, ग्रुप नंबर देखना, किस ग्रुप नंबर का ऑक्साइड है, ग्रुप नंबर यहां भी देखना, यहां भी ग्रुप नंबर देखना, ठीक है। अब अगर ग्रुप नंबर जो आप देखोगे और ग्रुप नंबर अगर आपका, ठीक है, ग्रुप नंबर चाहिए और क्या चाहिए, और ऑक्सीडेशन नंबर चाहिए। दो चीजों का हमें यहाँ पे दो केस ऐसे बनेगा। एक तो हम लोग क्या करते हैं, एक तो हम लोग ग्रुप नंबर देखते हैं और एक देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, है ना, ऐसे। और यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग ग्रुप नंबर देखेंगे
और क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, ठीक है। ओके, सो ग्रुप नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर का कैसा सिचुएशन आएगा वो देखो आप, है ना। अगर आपने ग्रुप नंबर देखा और वो ऑड आया, और ये भी क्या आया, ऑड आया, या फिर इवन आ जाए, पहला काम ऐसा हो सकता है, दूसरा काम ऐसा हो सकता है, इवन नंबर में आ सकता है, इवन नंबर में आ सकता है। ये क्या, इसमें देखोगे केस सेकंड में तो क्या होगा, केस सेकंड में हो जाएगा, अगर यहाँ पे ऑड आएगा तो यहाँ पे इवन आएगा, यहाँ पे अगर इवन आएगा तो यहाँ पे ऑड आएगा, ठीक है, इस तरीके से रहेगा। क्लियर हुआ? तो ऐसा सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। अब क्या होगा, अगर आपके पास, ये मैं यहाँ पे फिर से लाइन खींच रहा हूँ ऐसे करके, है ना, अगर आपके पास केस वन की सिचुएशन है, केस वन की सिचुएशन है, तो क्या होगा, दिस एनहाइड्राइड या दिस ऑक्साइड give only one oxy acid on reaction with water। ये मैं आपको सिखा रहा हूं और ये बहुत काम आने वाला है ना। कई बच्चे मुझे डाउट पूछे कि सर आप कैसे प्रेडिक्ट कर लेते हो कि क्या बनेगा, उसका मैं डिस्कशन कर रहा हूं, है ना। दिस ऑक्साइड, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ऐसा होता है ना, ऐसा दिखता है, मतलब किसी किताब में तो नहीं लिखा है आपको ये मिला हुआ ऐसे करके जैसे मैं बता रहा हूँ, बट ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि ऐसे करके आपको आ जाएगा समझ में। दिस ऑक्साइड गिव ओनली वन ऑक्सी एसिड ऑन रिएक्शन विद वाटर, और ये क्या करेगा, जब ये सिचुएशन आएगा ऑड और इवन वाला, तो आपको क्या मिलेगा, दिस ऑक्साइड विल गिव टू ऑक्सी एसिड्स on reaction with water। इसको नोट कर लो, हम इसके एग्जाम्पल करेंगे तो एग्जाम्पल से हमें और क्लियर हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल करेंगे, यहाँ से नोट हो जाए तो बता दो, है ना। इसके एग्जाम्पल करते हैं तो उस एग्जाम्पल्स को हम लोग और जो है ना क्लियर करेंगे अभी, है ना। N2O5 के बाद क्या लिखा है, P2O5 लिखा हुआ है, N2O5 के बाद P2O5 लिखा हुआ है, N2O5 के बाद P2O5 लिखा हुआ है, P4O10 के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, P2O5 लिखा हुआ है। अच्छा, दो बार N2O5 लिख गया है क्या? अच्छा, एक बार चेंज कर लो, N2O3 लिख दो, यहाँ पे दो बार लिख गया था मैं, एक बार N2O3 लिख दो, N2O3 लिख दो, है ना। N2O3 लिख रहा होगा, N2O5 लिख गया होगा ना गलती से। N2O3 लिख दो, यहाँ पे चेंज करो कॉपी में, एक बार N2O5 लिखो, एक बार N2O3 लिखो, ठीक है। हाँ, दो से ज्यादा ऑक्सी एसिड नहीं मिलेंगे, है ना, दो से ज्यादा ऑक्सी एसिड नहीं मिलेंगे, है ना, दो से ज्यादा ऑक्सी एसिड नहीं मिलेंगे, ठीक है। हाँ, बेसिकली मैं आपको क्या बता रहा हूं, हो क्या रहा है कि ये जो केस वन है ना, जो ये केस वन है, ये वाला जो केस वन है, वो ये इसका पार्ट है। केस वन जो है ना, वो सिंपल एनहाइड्राइड का पार्ट है, वो आपको यहां देखने को मिलेगा। और जो केस टू है वो आपको मिक्स एनहाइड्राइड में देखने को मिलेगा, ये भी मेंशन करो अपनी कॉपी में, है ना, इस तरीके से मेंशन करो। ये केस टू जो होगा वो किसका होगा, वो इसका होगा, मिक्स एनहाइड्राइड का होगा, है ना। ये वाला जो पार्ट है, केस टू जो पार्ट है, ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड का पार्ट है, ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड का पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट है ये सिंपल एनहाइड्राइड का पार्ट है, ऐसे होगा, है ना। चलिए एक एक करके देख लेते हैं, है ना, क्या हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। देखो क्या होता है इसमें, सिंपल एनहाइड्राइड और मिक्स एनहाइड्राइड में, है ना, देख लीजिए। तो पहले मैं सिंपल के एग्जांपल ले लेता हूं, चलो लेट्स टेक CO2। CO2 का एग्जांपल लेते हैं। तो CO2 का ग्रुप नंबर बताओ, ग्रुप मतलब कार्बन का ग्रुप नंबर आएगा। तो कार्बन किस फैमिली, कौन से ग्रुप में आएगा, है ना, वो वाला करना, IUPAC वाला 11 12 13 वाला। 11 से होता है
11 से होता हुआ तो 12 आएगा। तो कार्बन का जो ग्रुप नंबर आएगा यहाँ पे, ग्रुप नंबर जो आएगा वो 12 आएगा। व्हाट अबाउट ऑक्सीडेशन नंबर, वो कितनी आएगी? 4 आएगी। तो ये भी इवन नंबर में है और ये भी इवन नंबर में है, दोनों इवन नंबर में है, इसलिए क्या हो जाएगा? सिंपल एनहाइड्राइड का केस बन जाएगा। दोनों इवन हो गए, इवन इवन, तो क्या होगा? दिस ऑक्साइड गिव ओनली वन ऑक्सी एसिड ऑन रिएक्शन विद वाटर, ये वाला काम हो जाएगा। तो CO2 को क्या करोगे? CO2 को वाटर में डिसॉल्व करोगे तो यू विल गेट H2CO3, कार्बोनिक एसिड, एक ही ऑक्सी एसिड मिलेगा, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये मैं कह रहा था, है ना। वैसे ही आप N2O5 का देख लो, तो N2O5 में क्या होगा? N2O5 का अगर डिस्कशन करें N2O5 के लिए, तो ग्रुप नंबर क्या आएगा नाइट्रोजन का, है ना, 15th ग्रुप आएगा। और ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है? 5 आ रही है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ रही है? वो भी 5 आ रही है। तो ये भी ऑड नंबर है और ये भी ऑड नंबर है। इस तरीके से दोनों ऑड हो गए, तो कौन सा केस हो गया? केस 1 हो गया। तो N2O5 को भी अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे तो यू विल गेट ओनली वन ऑक्सी एसिड, यू विल गेट ओनली वन ऑक्सी एसिड HNO3। तो यहाँ पे 2HNO3 कर दो आप, ऐसे हो जाएगा, है ना। ऑक्सी एसिड बनाते समय बस इस बात का ध्यान रखना कि ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलनी चाहिए। जब सिंपल ऑक्साइड बनेगा ना, जब ये सिंपल एनहाइड्राइड का केस होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर में कोई बदलाव नहीं आएगा। यहाँ पे +4 है तो यहाँ पर भी +4 आएगा। ओके, नाउ लेट अस टेक अ केस ऑफ मिक्स्ड एनहाइड्राइड। मिक्स्ड एनहाइड्राइड का एक केस लेते हैं, NO2 का केस लेते हैं। अभी मैंने नाइट्रोजन फैमिली वो दिन पढ़ाया, तो मैंने आपको बताया भी था कि मैं आपको आगे चल के बता दूंगा, पढ़ा दूंगा ये चीज, तो पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर ग्रुप नंबर क्या आएगा नाइट्रोजन का? नाइट्रोजन का जो ग्रुप नंबर है वो क्या आ रहा है? वो कितना आ रहा है? वो 15 आ रहा है। और जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो 4 आ रहा है। तो 15 जो है ना वो कैसा हो गया? वो ऑड नंबर हो गया। और ये कैसा हो गया? ये इवन नंबर हो गया। ठीक है, ये इवन नंबर हो गया। ओके, अब ग्रुप नंबर कहता है कि ये 15 है और ये जो है ना 4 है। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा इसमें। नाउ अब एक बात देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑड और इवन का कॉम्बिनेशन आ गया, है ना। और केस सेकंड में ही ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट था, है ना, कॉम्बिनेशन था। अब हम क्या कहते हैं कि दिस ऑक्साइड विल गिव 2 ऑक्सी एसिड ऑन रिएक्शन विद वाटर। इसीलिए आपको ये समझ में आना चाहिए कि यार जो NO2 होगा ना, NO2 जब पानी से रिएक्ट करेगा तो ये क्या बना के देगा? ये बना के देगा HNO3 और HNO2, 2 ऑक्सी एसिड बना के देगा। समझे? ये +4 का ऑक्सीडेशन नंबर वाला होगा। एक तरह से डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है। इस तरीके से ऑक्साइड का डिस्प्रपोर्शनेशन आप प्रेडिक्ट कर पाते हो। यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है। +4 से कहां पहुंचेगा? +5 में पहुंचेगा। और +4 से कहां पहुंचेगा? +3 में पहुंचेगा। ऐसा है। तो ये जो आपको 4 दिखाई दे रहा है, ये वाला जो 4 दिखाई दे रहा है वो कैसे आया? वो 5 + 3 डिवाइड बाई 2 = 4, ऐसे आएगा, है ना। ऑक्सी एसिड का हमें आइडिया होता है कि नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्सी एसिड होते हैं, तो उस तरीके से हमको ये पता चल जाएगा कि +5 वाला और +3 वाला यहाँ पे बनना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? मिक्स एनहाइड्राइड का केस ऐसा होगा। तो ऐसे करके वाटर की जो रिएक्शन है ना, वाटर की जो रिएक्शन है वो क्या होगा? वो आपको इस तरीके से करना होगा। ठीक है, तो आपको ये हो जाएगा ना। ओके, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर बोरॉन, हाँ ओके, ये चेंज यहाँ पे चेंज करना, मैंने गलत लिख दिया, 14 कर देना है। ग्रुप 14 था कार्बन फैमिली का। ठीक है, वो दिक्कत नहीं है, इवन ही रहेगा। ठीक है, ओके, डन हो गया, कर लिया आपने? नहीं, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, आप चिंता मत करो, ठीक बैठेगा, सब जगह सही बैठेगा, है ना संजय, सब जगह सही बैठेगा। ठीक है, सब जगह ठीक बैठेगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब जगह ठीक बैठेगा, आप चिंता मत करो, है ना। हाँ, ClO2 का भी केस अभी बनाएंगे ना, ClO2 का भी बनाएंगे, है ना, ClO2 का भी है। ClO2 का भी है, बनाएंगे, है ना, ClO2 का भी बना देंगे।
तो ये जो है ना ये क्या होगा अगर आप इसको नहीं करोगे, मतलब इसको अगर आप देखोगे है ना इस तरीके से, तो है ना, अगर आप इसको इस तरीके से देखोगे तो आपको कभी भी जो है ना कभी भी आपको वाटर से जब रिएक्शन कराओगे किसी भी ऑक्साइड का, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है ना, ठीक है, इस तरीके से। और क्वेश्चन भी कई सारे तरीके से बनाते हैं क्वेश्चन, है ना, अभी डिस्कस करेंगे भी, है ना, सीट भी डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है कि सीट को छोड़ देंगे, सीट भी डिस्कस होगा, लेकिन थोड़ा सा ये सब चीजें हो जाए, एक बार सब कुछ एक बार कंप्लीट हो जाए, ऐसा ना हो कि बाद में पढ़ाएंगे ऐसा क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं आएगा, पढ़ाते पढ़ाते जाएंगे, अपना कंप्लीट कर लेते हैं, फिर पूरा सीट कंप्लीट करेंगे, है ना, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक जो है ना फिजिकल केमिस्ट्री का है ऑक्सीजन फैमिली के बाद, तो अपन उधर फिजिकल पढ़ रहे होंगे और इनऑर्गेनिक डिस्कस कर रहे होंगे, ऐसा कुछ कर लेंगे ना, ठीक है, तो ये प्लान है मेरा, मैं ऐसे करके आपको करा दूंगा। ओके, कुछ एग्जांपल आप लोग और कर सकते हैं, जैसे हम लोग बात करें Cl2O7, एक ऑक्साइड लेता हूं, Cl2O7 का ऑक्साइड लेते हैं, तो क्लोरीन का ग्रुप नंबर क्या आएगा, ग्रुप नंबर आएगा 17, है ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा बोलो, ठीक है, ग्रुप नंबर जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 17, ऑक्सीडेशन नंबर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो +7 आ रहा है, तो बोथ आर ऑड, ये भी ऑड आ रहा है, ये भी ऑड आ रहा है, तो क्या होगा इससे, है ना, इससे आपको Cl2O7 को जब पानी में डिसॉल्व करोगे, यू विल गेट ओनली वन ऑक्सी एसिड जो कि +7 ऑक्सीडेशन नंबर वाला होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में बदलाव नहीं होगा, तो आपको पता है क्या बनेगा, HClO4 बनेगा, पर क्लोरिक एसिड, है ना, इस तरीके से पर क्लोरिक एसिड बना दोगे, समझे। वैसे ही क्या होगा, क्लोरीन के और बहुत सारे ऑक्सी एसिड होते हैं, आपको पता है क्लोरीन के जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं, है ना, क्लोरीन के जो ऑक्सी एसिड होंगे वो कौन कौन से होते हैं, क्लोरीन के ऑक्सी एसिड हैं, कहीं ना कहीं आए होंगे, कहीं ना कहीं HClO4, HClO3, HClO2 और HClO, तो दीज आर सम ऑक्सी एसिड, ये आते हैं, ये +7 में है, ये +5 में है, ये +3 में है, ये +1 में है, सो दीज आर द ऑक्सी एसिड, है ना, ये ऑक्सी एसिड होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इन्हीं ऑक्सी एसिड को ध्यान दो, है ना, ये मालूम होने चाहिए। अब आप क्या करोगे, Cl2 को पानी में डिसॉल्व कराना, तो Cl2 में क्या होगा, Cl2 में ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या दिख रहा है, कितना दिख रहा है, Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर है +4, Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर है +4, है ना, ये +4 है, और ये कैसा हो गया बोलो, ये इवन हो गया, और ग्रुप नंबर क्या है, ग्रुप नंबर कितना है, वो 17 है, ये कैसा हो गया, ये ऑड है, इवन ऑड का कॉम्बिनेशन हो गया, मतलब कैसा हो गया, मिक्स एनहाइड्राइड हो गया, मिक्स एनहाइड्राइड है तो 2 ऑक्सी एसिड देगा। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यार ये +4 कैसे आएगा ना, +4 एवरेज कैसे आएगा, +4 ऐसे आएगा, 5 और 3/2 से आएगा, है ना, इसलिए क्या होगा, यहाँ से क्लियरली समझ में आता है कि Cl2 का वाटर में क्या होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन होगा, है ना, वाटर में एक अच्छा क्वेश्चन ऐसे कोई भी एग्जामिनर बना सकता है आपके लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनहाइड्राइड विल डिस्प्रपोर्शनेट इन वाटर, सिंपल इतना क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनहाइड्राइड विल डिस्प्रपोर्शनेट इनटू द वाटर, द एग्जांपल आर NO2 एंड ClO2, ऐसे कुछ और एग्जांपल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कि कौन से ऐसे एनहाइड्राइड हैं जो वाटर में डिस्प्रपोर्शनेट करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा कुछ होगा, है ना, इस तरीके से, है ना, ये रहेगा, तो ये +4 का होगा, और क्या होगा, यहाँ पे कितना बनेगा, ये बनेगा +5 का बनेगा, +5 का बनेगा, और ये कितना बनेगा, +3 का बनेगा, तो इस तरीके से क्या होगा, ये आप कर सकते हो, है ना, ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसे भी बनाया था पहले, पुराने टेस्ट मुझे याद है जब हम लोग बनाए थे, तो एक उस तरीके से रेजोनेंस का एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं हो सकता आ जाए आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड सॉल्यूशन, ठीक है, गिव 2 टाइप्स ऑफ सॉल्ट ऑन रिएक्शन विद बेस, सुन लिया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड सॉल्यूशन ऑन रिएक्शन विद बेस गिव्स 2 सॉल्ट सॉल्यूशन, तो वो यही है ना, इनका जैसे NO2 का सॉल्ट सॉल्यूशन होगा पानी में, उसमें आप NaOH मिला दोगे, यू विल गेट NaNO3 एंड NaNO2, दो मिलेंगे, NaNO3 और NaNO2, क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा NaClO3 और क्या मिलेगा, NaClO2, इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है ना बन सकता है, और दिस इज ऑल अबाउट द एनहाइड्राइड,
है ना, एनहाइड्राइड जो है ना हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, ये बनेगा, है ना। तो आप इस तरीके से बना सकते हो, है ना। हाँ, 7 और 1 का जो डिफरेंस है वो बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, है ना। तो अपने को यही करना है, CL, ठीक है, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। उसके बाद जस्ट बाद वाला चाहिए होता है अपना, है ना, उसके एक बाद वाला, जैसे आप देख रहे हो ना, मतलब 4 से एक बाद वाला और एक पीछे वाला, ऐसे चल रहा है कॉम्बिनेशन में। तो अपन 7 और 1 पे नहीं गए हैं। सो वन स्टूडेंट इज आस्किंग दैट सर कि ऐसा हो सकता है क्या कि मतलब 7 और 1 वाला हो सकता है क्या इस तरीके से। तो दैट कैन पॉसिबल है, मैं आपको बना तो दूंगा, अगर आपका क्वेश्चन है तो मैं बना तो दूंगा ऐसा। देखो ऐसा कुछ हो सकता है, अगर आप ClO3 टाइप का ऑक्साइड अगर आपको मिल जाए ऐसा, तो ये +6 हो जाएगा ऐसे, है ना, +6 हो जाएगा। तो +6 से बाद वाला कौन सा होगा, है ना, +6 हो सकता है, और एक हो जाएगा +6 से क्या हो जाएगा, HClO4 हो जाएगा, ये हो जाएगा +7 में। अपने को 6 लाना है, तो 6 लाने के लिए फिर क्या चाहिए होगा, HClO3 वाला चाहिए होगा, ऐसे करके। तो 7 5 12/2 क्या होगा, 6 हो जाएगा। 7 + 5/2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से डाउट क्लियर हो गया हो जिसने पूछा था कि सर 7 और 1 का क्यों नहीं यूज करेंगे, तो इस तरीके से होगा, जस्ट बाद वाला यूज करते हैं ना, ऐसे करके रहेगा। और कोई डाउट है? हाँ, क्वेश्चन आपको लिखना है, आप लिख लो, क्वेश्चन आपको लिखना है, आप लिख लो कि जो है ना, लिख लो क्वेश्चन जो मैंने बोला था, है ना, उसमें जैसे है ना, लिखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड सॉल्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड सॉल्यूशन, ये हमारे समय का है, 10-12 मतलब 5-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उस समय के कभी बनाया था। तो which of the oxide solution will give two salt solution on reaction with base, will give two salt solution on reaction with base। आंसर हो जाएगा NO2, आंसर हो जाएगा ClO2, ClO3 वगैरह, ये सब आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से रहेगा, ये रहेगा। अब रिएक्शन आप बैलेंस करो, रिएक्शन तो कम से कम बैलेंस कर लो अजय बाबू। हाँ, रिएक्शन बैलेंस नहीं कर पाओगे, है ना, कोई एक रिएक्शन बैलेंस करके दिखा देता हूँ, बाकी आप करोगे, थोड़ा सा काम आप भी करो। कोई एक रिएक्शन आप बैलेंस करा लो, जो भी आपको मन करे वो करा लो। बैलेंस करना सिखा दूंगा, चिंता मत करो। नेक्स्ट टॉपिक जो है ना, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिडॉक्स रिएक्शन वाला, अभी रिडॉक्स वाला टॉपिक आएगा, इक्विवेलेंट कांसेप्ट एंड रिडॉक्स वाले में, उसमें ये सब सिखा दूंगा, है ना, कैसे करते हैं, तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, सिखा दूंगा वहां पे। जैसे ये रिएक्शन था ना NO2 का H2O के साथ, तो क्या बना रहा था, HNO3 बना रहा था और HNO2 बना रहा था, समझे। तो +3 हो जाएगा और +5 हो जाएगा। जो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है वो प्रोडक्ट साइड से बैलेंस की जाती है। कहां से बैलेंस की जाती है, प्रोडक्ट साइड से। ये +4 होगा, तो इसका डिफरेंस निकालोगे तो कितना बैलेंसी फैक्टर आएगा, बैलेंसी फैक्टर N कितना आएगा, 1 आएगा, और इसका कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, डिफरेंस। तो दोनों का 1 1 आया, तो फिर इधर 1 हो जाएगा, ऐसे करके ये 1 हो जाएगा। ओके, तो आपको सिंपल क्या करना है यहाँ पर, इसके लिए +4 से +5 गया, इधर गया, तो आपको क्या, दोनों तो 1 हो गया, तो आपको बस सिंपली नाइट्रोजन एटम बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे एक N एटम है, यहाँ पे एक N एटम है, तो 2 नाइट्रोजन एटम है, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट नहीं बदलेगा, इस तरीके से। तो 2NO2 हो जाएगा प्लस H2O हो जाएगा, दैट विल गिव यू HNO3 प्लस HNO2, हो गया, मेरे ख्याल से बैलेंस हो जाना चाहिए। 4 और 1 5 ऑक्सीजन, 3 2 5 ऑक्सीजन, 2 H एटम, बैलेंस हो गया। कर लो ऐसे करके, बैलेंस कर लो, ऐसे यहाँ पे भी बैलेंस कर लो, हो जाएगा बैलेंस। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, यू कैन बैलेंस, है ना। मेटलॉइड का ऑक्साइड जो है ना, ठीक है, मेटलॉइड का ऑक्साइड, हाँ, ये सब कुछ मैंने जो हेडिंग लिखी है वो ऑक्साइड के लिए लिखी है, प्लीज। अब है ना, यहाँ पे हम लोग रोकते हैं, मैंने सारी बातें ऑक्साइड के लिए लिखी है ना। शुरुआत में मैंने हेडिंग भी लिखी थी, जो हेडिंग लिखी है आप वो हेडिंग को देखो, मैंने क्या लिखा है वो अपने आप बता रहा है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, है ना।
ओके, ये ऑक्साइड के लिए है, ठीक है, कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आज पढ़ेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। बढ़ते हैं, ऑक्साइड के बारे में पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग करेंगे आप लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना। हाँ, मेरे क्वेश्चन के आंसर में मिक्स अनहाइड्राइड ही होंगे जो मैंने दिया था आपको, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। और बताओ, ये सारा कुछ ऑक्साइड के लिए एप्लीकेबल है। न्यूट्रल ऑक्साइड लिख लो, NO लिख लो। न्यूट्रल ऑक्साइड का जो लिस्ट है उसमें लिख लो, न्यूट्रल ऑक्साइड के जो लिस्ट है, न्यूट्रल ऑक्साइड के जो लिस्ट है उसमें आप NO लिख लो, N2O लिख लो। एक साइड OF2 भी होता है न्यूट्रल ऑक्साइड, है ना। वाटर को भी आप मान सकते हो ऑक्साइड के फॉर्म में, न्यूट्रल मान सकते हो, ठीक है। सो दीज आर सम न्यूट्रल ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड भी न्यूट्रल ऑक्साइड होगा, CO भी न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है, नोट कर लो इनको, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में नहीं आएगा, आप चिंता मत करो, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। मैंने काफी देखने के बाद बताया आपको, चिंता मत करो, नहीं आएगा ना, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन, इससे आपको हेल्प मिल जाएगी, आप टेंशन मत लो। जितना मैंने आपको बताया इट विल हेल्प यू, है ना, डेफिनेटली हेल्प करेगा। बाकी केमिस्ट्री का एक रूल है कि देयर इज नो जनरल रूल, है ना। कोई जनरलाइज हम किसी स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा नहीं कर पाते केमिस्ट्री में, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और वो है हमारा वो है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करें तो यह है H2O2, है ना। H2O2 का डिस्कशन करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन का, है ना। प्रिपरेशन है आपको, बाकी सारी चीजें बुक शेप का स्ट्रक्चर होता है, पता होगा आप लोगों को, सारा कुछ बताते हैं, पहले पढ़ाया गया होगा कहीं ना कहीं। तो जो पेरोक्साइड होते हैं, जो पेरोक्साइड कंपाउंड होते हैं, अगर हम जैसे प्रिपरेशन की अगर बात करें, प्रिपरेशन की बात करें तो जैसे हमने पेरोक्साइड लिया था Na2O2 पिछले क्लास में बताया था, उसका वाटर से रिएक्शन करा दोगे तो क्या बन जाएगा, NOH बन जाएगा और H2O2 बन जाएगा। इस तरीके से ये पेरोक्साइड का फॉर्मेशन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है, ये तरीका है बनाने का, ठीक है। इसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि Na2O2 का रिएक्शन कोई कहे कि हम H2SO4 से करा रहे हैं, तो तुमको समझ में आना चाहिए कि Na2O2 का जो वाटर के साथ सोल्यूशन है वो बेसिक सोल्यूशन है, उसमें NaOH बन रहा है, और यहाँ आप क्या मिला रहे हो, एसिड बना रहे हो। तो ये जो एसिड का काम होगा वो NaOH को ही न्यूट्रलाइज करना होगा। तो पहले ये स्ट्रॉन्ग बेस को ही न्यूट्रलाइज करेगा, इसको न्यूट्रलाइज करेगा तो प्रोडक्ट का प्रेडिक्टेबिलिटी अपने आप बन जाता है कि Na2SO4 बनना चाहिए और H2O2 बनना चाहिए। इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। ये तरीका भी है ना, ये दो तरीके हैं, इजिली प्रेडिक्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी इस तरीके से रखे, पढ़ना स्टार्ट करोगे सोचना तो इस तरीके से बना ले जाओगे, ठीक है। उसके बाद है लेबोरेटरी मेथड, जो है ना वो बेरियम बेरियम पेरोक्साइड से बनाया जाता है। लैब मेथड प्रिपरेशन देख लो, लैब मेथड प्रिपरेशन, लैब मेथड प्रिपरेशन जो होगा वो क्या होगा। तो लैब मेथड प्रिपरेशन के अंदर अगर हम चले तो हमें एक कंपाउंड यूज करना पड़ता है, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड, BaO2.8H2O, इट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड। इसका रिएक्शन कराया जाता है H2SO4 से, ठीक है ना, और ये आइस कोल्ड होता है, 20% के आसपास कॉन्सेंट्रेशन होती है, और बेरियम बेरियम BaSO4 बनाया जाता है, ठीक है, और H2O2 बनाया जाता है, प्लस 8H2O बनाया जाता है, ये होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज बोला जाता है, आपको वहां पे भी मिल जाएगा, है ना, आपकी सीट में भी मिल जाएगा
कि यहाँ पे एनहाइड्रस बेरियम पेरोक्साइड यूज नहीं करते हैं, है ना। ठीक है, यहाँ पर जो है ना एनहाइड्रस जो है ना, यहाँ पे कहते हैं कि एनहाइड्रस जो है ना वो होगा हाँ मैं बता रहा हूँ हाई स्कूल क्या है। नोट करो आप लोग, है ना, नोट कर लो एक मिनट। हाँ, तो इसको जरा देखो, इसमें मैंने ये आपका लेबोरेटरी मेथड प्रिपरेशन पढ़ाया है। अरे यार, हाँ देखिए, सो मैंने आपको ये लेबोरेटरी मेथड प्रिपरेशन पढ़ाया हुआ है। ये देखो, अभी मैंने बताया था, ये बताया हुआ है ना, ये लिखा हुआ है इसमें क्या लिखा है, BaSO4 is filtered to get aqueous to get filter to get anhydrous hydrogen peroxide, है ना। तो पहली बात तो आइस कोल्ड लेने का जो रीजन है बेबी अभी आगे लिखा हुआ है इसमें। मैं चाहूंगा आप यही नोट कर लो या आप अपना सीट में टिक मारना चाहो, क्योंकि इतना बड़ा लैंग्वेज है, बोर्ड पे हो नहीं पाएगा। मैं एक्सप्लेन तो कर दूंगा, तो ये आप इस लैंग्वेज को पढ़ो। अभी क्या लिखा है इसमें, क्या लिखा है पढ़ो। क्या कह रहा है कि द रिएक्शन बिटवीन एनहाइड्रस BaO2 एंड H2SO4 is slow and practically ceases after some time due to the formation of protected layer of BaSO4 on BaO2। बेसिकली क्या होगा यहाँ पर कि अगर हमने ये 8H2 वाला नहीं लिया ना, ये नहीं लिया वाटर एनहाइड्रस वाला नहीं लिया हमने ना इस तरीके से, तो अगर हम इसको नहीं लेते हैं, समझे, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे एनहाइड्रस लेते हैं, ये नहीं लेते हैं, वाटर वाला नहीं लेते हैं, एनहाइड्रस लेते हैं। भाई वाटर क्या हेल्प करता है, BaSO4 को बाहर जाने में हेल्प करता है। प्रेसिपिटेट जो बना हैवी प्रेसिपिटेट होता है, आपको पता है, बेरियम जो ना व्हाइट कलर का PPT होता है, तो इसको बाहर जाने में मदद करता है ना, इसके तरीके से। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जो है ना आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपने एनहाइड्रस लिया तो BaSO4 क्या होगा, BaSO4 वहीं पे प्रोटेक्टेड लेयर के फॉर्म में, है ना, वहीं पर प्रोटेक्टेड लेयर के फॉर्म में क्या करेगा, क्या कर लेगा, ये बना लेगा, है ना, मतलब लेयर बना लेगा, और उससे क्या होगा कि जो रिएक्शन है वो फर्दर स्टॉप हो जाएगी। तो ऐसा कुछ होता है यहाँ पर, है ना, इस तरीके से कुछ होगा। तो ये चीज आप जो है ना, इसको आप इस तरीके से रहोगे, ठीक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा Na2O2 NaO सेम है, नहीं मैथमेटिक्स ऐसा मत करो, यहाँ पे 2 कॉमन मत लो, NaO नहीं होगा, है ना, Na2O2 का फील आना चाहिए। इसका कॉमन नेम मैंने बताया भी था, ऑक्सोन के नाम से मार्केट में बेचा जाता है, OXON है ना, ऑक्सोन के नाम से कमर्शियल नेम इसका जो है ना ऑक्सोन है, ऑक्सोन के नाम से मार्केट में बेचा जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। आपने ये कर लिया, मैं आपको एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ। चलिए आगे देख लीजिए। इसके बाद ये कहते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, एक अच्छा लैंग्वेज है, जरा पढ़ लीजिए। क्या लिखा है, सिंस H2SO4 कैन डिकम्पोज H2O2 एट हायर टेम्परेचर। यही रीजन है कि यहाँ पे आइस कोल्ड किया जा रहा है ना, यही रीजन है कि यहाँ पे आइस कोल्ड किया जा रहा है। और पढ़िए क्या लिखा है इसमें, सेकंड डॉट जो बना है आपकी सीट में, सिंस H2SO4 कैन डिकम्पोज H2O2 एट हायर टेम्परेचर, therefore the reaction should be carried out at low temperature, or H3PO4 can be used in place of H2SO4। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग H3PO4 को यूज कर ले जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा आपको क्या करेगा, लेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन देगा, है ना, लेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन देगा। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आइस कोल्ड रखा जा रहा है, ताकि H2O2 डिकम्पोज ना करे, या फिर इसके प्लेस पे हम H3PO4 यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये मैंने बता दिया है आपको, सीट में दिखा भी दिया कहाँ पर है। तो आप इसको अगर थोड़ा सा चाहो तो थोड़ा स्पेस छोड़ दो अपनी कॉपी में, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, और वहां से सीट से लिख लेना जहां मैंने आपको दिखाया था। कुछ लाइनें छोड़ दो, क्योंकि बोर्ड पे लिखूंगा फिर आप लिखोगे तो इट विल टेक मोर टाइम। हम लोग नेक्स्ट उस पे जाते हैं, नेक्स्ट प्रिपरेशन पर। एंड इट इज द बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% सल्फ्यूरिक एसिड। ये फिजिकल केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आता है, दोनों जगह आ चुका है।
है ना, पूछेंगे। अभी मैं एक जो है ना हमारा एक रैंक बूस्टर करके कोर्स अभी चल रहा है आरबीसी वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन था जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, उनको पता नहीं था, आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो कैसे काम करोगे, लिखो इसमें। और इसमें है ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है ना H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस से होता है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 50% सल्फ्यूरिक एसिड। मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ सीट में कहाँ पर है, अगर आपके पास सीट रखी हुई है सामने, यू कैन सी ये लिखा हुआ है, देखो ये लिखा है, ये वाला सेकंड वाला मेथड, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्संट्रेटेड H2SO4 और अमोनियम सल्फेट एट अ हाई करंट डेंसिटी, है ना। इस तरीके से ये वाला जो पार्ट है ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, ये वाला पार्ट पढ़ा रहा हूँ, देखिए कैसे करेंगे इसको, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पे होगा। तो अब जो होगा इसमें देख लो कैसे करना है ना। किसी को स्क्रीन में देख क्या कह रहा है, स्क्रीन शेयर कर दीजिए। अभी टाइम लग जाएगा यार, अभी ना, अभी मत लिखो, है ना, इट विल टेक, है ना, मैंने समझा दिया, प्लीज अभी का टाइम मेरे लिए दे दो, आप घर पे कर लीजिएगा प्लीज, है ना। मतलब धीमे धीमे, वैसे भी लेक्चर्स काफी टाइम लग रहा है इसमें, है ना, टाइम भले ही लग रहा है लेकिन आपका कंटेंट पूरा हो रहा है, कंटेंट में कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी हो जाए, कंटेंट आपका बहुत अच्छे से बना रहा हूँ, है ना। अब आपकी मेहनत है कि आप कितना उससे निकाल पाते हो, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग कर सकते हो आप, ये जो है आपका सेकंड मेथड है, नहीं थर्ड मेथड है। थर्ड मेथड में है बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्संट्रेटेड H2SO4, लगभग 50% बाई वेट का कॉन्सेंट्रेशन होता है, 50% बाई वेट का कॉन्सेंट्रेशन होता है, और अमोनियम सल्फेट भी ले सकते हैं इसकी जगह पे। ज्यादातर जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं उसमें H2SO4 वाले ही देखे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाले ही देखे। अभी कॉन्सेप्ट समझना आप लोग, है ना, और वो ये है कि जो H2SO4 होता है, जनरली लोग H2SO4 का जो डिकम्पोजिशन है वो इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से आप लिखोगे, जनरली ऐसे लोग लिखते हैं, है ना, इस तरीके से डिकम्पोज करके लिखते हैं। लेकिन ये डिकम्पोजिशन वैलिड कब है, जब आप डाइल्यूट सॉल्यूशन में लिखोगे, तब जो है ना इसका जो है ना एग्जिस्टेंस ठीक है, मतलब तब ठीक बैठता है, अदरवाइज जो है ना ये ठीक नहीं बैठेगा। तो फिर कौन सर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बेसिकली इसके पास 2 H+ आयन है, तो ये स्टेप वाइज डिसोसिएट करता है। इसको जो ज्यादा बेटर फॉर्म है इसके लिए वो ये है कि आप H2SO4 को स्टेप 1 में H+ आयन और HSO4- आयन में डिकम्पोज कराइए। तो 2 स्टेप में डिकम्पोज करेगा तो इसका जो Ka1 होगा वो क्या होगा, 10 की पावर जो होता है वो -2 होगा, ठीक ठाक होता है, 10 की पावर -2 जैसा इस तरीके से रहेगा, है ना, इस तरीके से रहता है। और जो सेकेंड स्टेप आता है, सेकेंड स्टेप आएगा वो HSO4, 10 की पावर -2 भी बड़ा है, चिंता मत करना, इतना भी बड़ा है ये, H+ आयन और SO4 2 नेगेटिव आयन, ऐसा रहेगा। इसका जो नहीं, इसका K1 जो होगा वो तो होगा इन्फिनिटी, और K2 जो होगा वो 10 की पावर -2। अब ठीक है ना। क्यों ऐसा समझा रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जो HSO4- आयन का जो एग्जिस्टेंस है, सुनना मैं क्यों बोल रहा हूँ इस चीज को, HSO4- आयन का जो एग्जिस्टेंस है वो केवल कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में ही है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में ही है। पानी मिला दोगे, डाइल्यूट कर दोगे, तो जो पहला वाला जो लिया था ना, तो फिर उसमें आपको HSO4- आयन नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, केवल सल्फेट आयन ही दिखेगा। क्यों, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में ओस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन क्या कहता है कि वाटर मिलाने पे, डाइल्यूट करने पे क्या होता है, डिसोसिएशन बढ़ता है। तो ये फटाफट डिसोसिएट, ठीक ठाक है, ये डिसोसिएट होना, ये भी डिसोसिएट हो जाता है, समझे। तो ये चीज है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, तो इलेक्ट्रोलिसिस इसीलिए मैं सल्फेट आयन से नहीं परफॉर्म करूंगा, मैं किससे परफॉर्म करूंगा, HSO4- आयन से परफॉर्म करूंगा। उसका मैंने रीजन आपको बता दिया कि मैं क्यों HSO4- आयन से परफॉर्म करूंगा, क्योंकि मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले रहा हूँ, है ना। आपको इलेक्ट्रोलिसिस जब मैं कराऊंगा, इलेक्ट्रोलिसिस में आपको बिल्कुल आइडिया होगा, इलेक्ट्रोलिसिस में जो एनायन होता है वही एनोड पर जाता है, जो एन आयन होता है वही एनोड पर जाता है। तो हमारा एनायन कौन सा है, हमारा एनायन है HSO4- आयन। इसकी 2 यूनिट ले लो, ये क्या करता है, ये कंपाउंड बनाता है H2S2O8 करके,
ये बहुत बड़ा फेमस कंपाउंड है दैट कॉल्ड परऑक्सी, क्या कहलाता है ना, ये कहलाता है पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है ना। पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड होगा और क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, ऐसे करके होगा ये। इस तरीके से ये जो बनता है ये एनोड पर बन जाएगा। कैथोड पे आप हाइड्रोजन गैस रिलीज करा सकते हो, क्योंकि ये बाकी आपके पास क्या है भाई, अगर मैं आपसे कहूँ कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में क्या मिलेगा, तो आपको HSO4 माइनस आयन ज्यादा मिलेगा और H प्लस आयन मिलेगा। ये कम मिलता है, ये रिएक्शन बहुत कम है, 10 की पावर -2 जैसा है, तो कम होती है। सेकेंड स्टेप कम होता है, मेन स्टेप कौन सा होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। अब जो कैथोड होगा वो क्या होगा, उस कैथोड में क्या करेंगे, कैथोड में क्या करना कि 2 H प्लस आयन लेना, ये जो H प्लस आयन थे वो 2 जो इलेक्ट्रॉन बन रहे थे एनोड पर, उनको लेके क्या करना, हाइड्रोजन गैस रिलीज करा देना। हाइड्रोजन गैस आपका बाई प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट नहीं है, बाई प्रोडक्ट है। तो यहाँ तक नोट करो। अब हमने ये क्या बना लिया, इसको हम लोग मार्शल्स एसिड कहते हैं, या हम लोग इसको अलग से लिख देते हैं। ये जो आपका बना है क्या, H2S2O8 जो बना है ना, ये जो कंपाउंड बना है H2S2O8, इसका नाम है पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इज आल्सो कॉल्ड मार्शल्स एसिड, है ना, मार्शल्स एसिड बोला जाता है ना, मार्शल्स एसिड भी कहा जाता है, इसका नाम मार्शल्स एसिड भी है। तो आप इसे नोट कर लो। के इन्फिनिटी समझ में नहीं आया, ओके वेट अ मिनट, के इन्फिनिटी से समझ में नहीं आया आपको, ये 100% डिसोसिएटेड है, ध्यान दीजिएगा, ये 100% डिसोसिएटेड है। तो जब आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, तो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन 0 आएगी, यहाँ 0 पुट करोगे, जैसे 0 पुट करोगे अपने आप के इन्फिनिटी हो जाएगा, समझे, वैसे इन्फिनिटी समझ में आ गया है ना। केवन क्या लिखा है, केवन इन्फिनिटी लिखा हुआ है, केवन इन्फिनिटी लिखा हुआ है, इट इज इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी लिखा हुआ है ना, ये इन्फिनिटी लिखा हुआ है। तो इन्फिनिटी वाला मतलब समझ में आ गया, इस तरीके से रहेगा, क्योंकि ये 100% डिसोसिएटेड है। तो H2SO4 जीरो कॉन्सेंट्रेशन है, तो वो 0 पुट करोगे नीचे तो अपने आप इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इनका एक्चुअली डिफाइंड ही नहीं है, मतलब जब 100% डिसोसिएट हो जाता है कोई सब्सटेंस तो वो डिफाइंड ही नहीं होता उसका। डन, तो आप इसे नोट कर लो, ओके। ओलियम की बात नहीं चल रही यहाँ, ओलियम नहीं ले रहा हूँ, ओलियम नहीं ले रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेटेड जो है ना, नहीं, फर्स्ट मेथड था Na2O2 वाला, फर्स्ट मेथड था Na2O2 वाला, सेकेंड मेथड था बेरियम पेरोक्साइड वाला, थर्ड मेथड ये वाला है, थर्ड मेथड ये वाला है, तो तीसरा मेथड मेरे हिसाब से तीसरा मेथड है, ठीक है। चलो आगे बढ़े इसमें, तो इसको ये बन गया, ये मार्शल्स एसिड बन गया। अब हम लोग तो बना रहे हैं लेकिन H2O2, हम तो पढ़ क्या रहे हैं, H2O2। तो H2O2 कैसे बनेगा हम उस पर काम कर लेते हैं, ठीक है। देखो H2O2 कैसे बनेगा वो देख लो। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाओ, इस कंपाउंड का जब स्ट्रक्चर बनाओगे, so you will find that the compound is having one peroxy linkage, the compound is having one peroxy linkage, now this compound is having one peroxy linkage, है ना। इस कंपाउंड के पास जो है ना, थोड़ा सा और डार्क बनाते हैं इसको, this compound is having one peroxy linkage, है ना। ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, समझे, ये पेरोक्साइड बॉन्ड है, ठीक है। इसकी जब हाइड्रोलिसिस करोगे, है ना, इसका जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप वाटर से रिएक्ट कराओगे, समझना मेरी बात, वाटर से रिएक्ट कराओगे तो मेरी क्लास में तो स्टूडेंट काफी अच्छे से समझ गए होंगे अब तक कि वाटर का जो ओ एटम है वो कहाँ जाके अटैक करेगा, कहाँ पे गिरेगा, वाटर पे कहाँ पे गिरेगा, हाँ, सल्फर पे जाके आएगा, अटैक करेगा, ठीक है। तो सल्फर पे जाएगा, बिल्कुल। तो सल्फर पे जाएगा तो सल्फर पे कौन सा ग्रुप लगा दोगे, सल्फर पे कौन सा ग्रुप लगा दोगे, सल्फर पे कौन सा ग्रुप लगा दोगे, OH लगा दोगे, वेरी गुड।
तो मैं वही करने जा रहा हूँ, है ना, मैं वही करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे वाटर अटैक कराऊंगा, यहाँ पे इधर पे जाके वाटर अटैक कराऊंगा इस पर, और मैं इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगा, इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगा, इधर H लगा दूंगा और इधर OH लगा दूंगा। विजुअल है, विजुअल है सबको? इधर OH लगा दूंगा, इधर H लगा दूंगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो क्या रिएक्शन बनेगा समझो। तो रिएक्शन जो बनेगा वो ये बनेगा कि H2S2O8 का 1 मोल वाटर से रिएक्शन कराओगे, यू विल गेट H2SO4। देखो ये H2SO4 बन रहा है, ध्यान से देखो। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ना वो H2SO4 बन रहा है। आप लोग फील कर पा रहे हो, है ना, ये H2SO4 बनेगा। और दूसरा वाला जो पार्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये क्या हो गया, इसका नाम है H2SO5, दैट कॉल कैरोज एसिड, है ना, मोनोसल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है, कैरोज एसिड कहलाता है, बड़ा फेमस कंपाउंड है। फिर क्या करना, फिर वाटर से दोबारा रिएक्ट करा देना। तो वाटर से दोबारा रिएक्ट कराओगे तो क्या हो जाएगा, बोलो। वाटर फिर से कहाँ अटैक करेगा, वाटर कहाँ पे, प्लस प्लस H2O करो, तो ये H2O क्या करेगा, फिर से जाके यहाँ अटैक करेगा, है ना, इस पे। तो इस पे वच लगा देना, यहाँ से नहीं, मतलब इसको इस तरह से अटैक कराना, ठीक है। तो ये इधर क्या होगा, यहाँ पे H लग जाएगा और यहाँ पे OH लग जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे OH लगा देना, यहाँ H लगा देना। तो अब जो ये बनेगा, क्या बनेगा, H2SO5 जो बनेगा उसको वाटर से रिएक्शन कराओगे तो यू विल गेट H2O2। ये H2O2 बन गया, देखो यहाँ पे, है ना, H2O2 बन गया, और क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। इस तरीके से होगा। ये रहेगा, है ना, ठीक है, इस तरीके से चलता रहेगा। नाउ अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो पहला और दूसरा को ऐड कर लेना, दोनों को ऐड कर लेना, फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड करना, फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड करना। तो H2S2O8 क्या करेगा, दो वाटर पार्टिकल के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना के देगा, H2O2 प्लस 2H2SO4। ऐसे याद कर सकते हो। लेकिन अगर, हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि H2, अगर H2O8, समझना ध्यान से, अलग से स्टार मार्क करके लिख रहा हूँ, देखना क्वेश्चन में क्या दिया गया है। H2S2O8 को केवल 1 मोल वाटर पार्टिकल से रिएक्ट कराया, 1 मोल ओनली, तो फिर आपको नहीं मिलेगा क्या, पेरोक्साइड नहीं मिलेगा, H2SO4 मिलेगा और H2SO5 मिलेगा, ये वाला कैरोज एसिड मिलेगा 1 मोल से। जब आप 2 मोल से रिएक्शन करा दोगे, 2 मोल वाटर से या एक्सेस से रिएक्शन करा दोगे, तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगा। तो ये तरीका है हाइड्रोजन पेरोक्साइड तक पहुंचने का। इन पे सब पे लॉजिकल क्वेश्चनिंग जो है ना वो पूछी जाती है, कैसे भी कुछ करके, है ना। आपसे कैरोज एसिड के बारे में अकेला पूछा जा सकता है, आपसे पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड के बारे में पूछा जा सकता है, 1 मोल के बारे में पूछा जा सकता है, 2 मोल के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके सॉल्यूशन का रिएक्शन NaOH से करवाया जा सकता है, वो सब चीजें यहाँ पे पूछी जा सकती है, ठीक है ना, ठीक है, डन। तो आप इसे नोट कर लीजिए, अब आप देख लो, है ना। यस यस, आप नोट कर लिए, नोट करिए, नोट करने का टाइम है। और रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो रिकॉर्ड भी अगर कहीं छूट जाता है थोड़ा बहुत तो आप रिकॉर्ड भी देख सकते हो। ये जो आप बोलते हैं ना OH, इस पे ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सब मैकेनिज्म है ना, ये मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म मैन मेड है, हमारा तरीका है बनाने का, है ना, हमारा तरीका है समझने का, ठीक है। आपको आपको समझ में आए या ना आए, मार्शल्स एसिड को पानी में डिसॉल्व करोगे H2 बनेगा, H2O2 बनेगा, ठीक है। इसे आप किसी भी लैंग्वेज में समझो या ना समझो या नहीं पढ़े, है ना, दुनिया में सभी लोग तो साइंस नहीं पढ़ते, लेकिन ये H2O2 बनाएगा। ये जो हम लोग बात करते हैं ना, न्यूक्लियोफाइल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये सब जो है ना, इट्स अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये हमारा खुद का बनाया हुआ है। तो इसलिए क्या होगा, उसको वैसे ही पढ़ना होता है ना, इसलिए OH आयन जो है ना वो नहीं बनेगा, उस पर नहीं जाएगा, ठीक है। देन हो गया, ओके। तो ये आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट, हाँ, ये अमोनियम सल्फेट से भी कर सकते हैं आप। अमोनियम सल्फेट में
OH सल्फर से इसलिए लगेगा कि वाटर वहां जाके अटैक करेगा। मैंने पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा तो फिर परेशान हो गए, है ना। वाटर पे जाके अटैक करेगा, जो OH जो है ना ये वाटर पे जाके अटैक करेगा इस तरीके से, है ना। अब तुम ज्यादा मत करो, ठीक। वाटर जो है ना, वाटर जाके अटैक करेगा। ये नोट कर लिया है क्या? ये नोट कर लिया है? ये नोट हो गया है? इधर वाला हो गया है ना? ठीक है, तो 2 मिनट और समझ लो। ऐसा लग रहा है वो चल कहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे जो वाटर अटैक, मैं ये कह रहा था कि वाटर यहीं पे जाके अटैक करेगा इस जगह पे, समझे। ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे। बहुत बड़े बड़े वैसे लॉजिक हैं, वैसे समझ लो, देख लो, है ना। इस तरीके से रहेगा ये वाला पार्ट। तो वाटर पार्टिकल क्या होगा? वाटर पार्टिकल जब यहाँ पे जाके अटैक करेगा, वाटर पार्टिकल इस तरीके से अटैक करेगा, क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ अटैक करेगा, है ना, इधर अटैक करेगा। तो ये वाला बॉन्ड ये क्या कर लेगा, उठा लेगा वापस, इधर पे माइनस बनेगा तो H का साइन उठा लेगा ऐसे करके, ये बता रहा था। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा इधर पे, और ये अपना बॉन्ड ब्रेक कर देगा, छोड़ देगा अपना बॉन्ड यहाँ से, और यहाँ पे क्या करेगा, O एटम पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, तो H का साइन आएगा। मैंने जो बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि जिस पे वाटर अटैक करेगा उस पे OH लगा दो, उसके बगल वाले पे H लगा दो। सिंपल सा लॉजिक ये है ना। इस तरीके से कर लो, या फिर अगर प्रॉपर मैकेनिज्म पे जाओगे तो फिर तो मैं ऐसे समझाऊंगा कि ये जो लोन पेयर है इस ये ज्यादा ज्यादा बेसिक है, इसको प्रोटोनेट कराऊंगा पहले ऐसे वाटर के H का साइन से, इस पे कराऊंगा प्लस चार्ज क्रिएट, फिर ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगा, इधर चला जाएगा, फिर प्लस चार्ज क्रिएट होगा किसके ऊपर में, सल्फर के ऊपर में, फिर वो OH अटैक करेगा। तो प्रॉपर मैकेनिज्म है ना। तो अभी मत करो, जरूरत नहीं है इतना ज्यादा, है ना, करने के लिए। या तो खूब सारा टाइम हो तो फिर सब कुछ बताऊं एक एक करके ना, वैसे ही पीछे चल रहा है। ठीक है, 2 बार हाइड्रोलिसिस क्यों हुआ? 2 बार हाइड्रोलिसिस हो सकता है ना, क्या दिक्कत है ना। 2 बार हाइड्रोलिसिस होने में क्या समस्या है भाई? 2 बार हाइड्रोलिसिस होने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं होगा जब वो कर सके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इससे यहाँ पे, है ना। क्या लिखा था, 1 मिनट रुको, किसी ने कुछ बोला है, कुछ मैंने मिस्टेक करी है क्या? पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड लिखा था ना, क्या था, पर डाई, हाँ ऑर्गेनिक में ऐसा ही करते हैं ना, थोड़ा सा ऑर्गेनिक से यहाँ लेंगे। हाँ तो परऑक्सी लिंकेज है ना उसमें, इसे क्या दिक्कत है, परऑक्सी लिंकेज है ना, कोई समस्या नहीं है। अरे यार बहुत ही बेवकूफी है मतलब। चलो ठीक है, यहाँ छोड़ देता हूँ मैं ना। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। हाँ, अगर मैंने वहां पे परऑक्सी डाई नहीं लिखा हो तो डाई लिख देना। इसका नाम जो है ना परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड ही है, सही है। अगर मैं क्या लिख गया था, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड लिखा, क्या लिखा, डाई तो लिखा था यार, मुझे यहाँ तक याद है। परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड लिखा था मैंने, है ना। ये लिखा, मुझे लिख रहा है यहाँ पे परऑक्सी, मैंने परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड ही लिखा है ना। ठीक है, लिख लो आप। पर ऑक्स, अगर अच्छा पर लिख गया तो ऑक्सी छूट गया होगा, पर ऑक्सी लिख लेना, है ना। इसका नाम है पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, लिख देना, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे आप लोग। अभी रिसेंटली जो है ना, मेरे ख्याल से अभी जो जनवरी में जेई मेन हुआ था उसमें पूछा गया था, और जो ये था आपका ये था मतलब ये पहले जेई जेई एडवांस में भी आ चुका है ना। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, ज्यादा बेटर होगा, उस चीज को जरा बना लो एक बार, फिर मैं समझा दूंगा। ये लिख रहा है आपका इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दिख रहा है, ऑटो ऑक्सीडेशन दिख रहा है आप लोगों को, है ना। ये 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन और 2 इथाइल ना एंथ्राक्विनोन में कन्वर्ट हो जाता है, ऑटो ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये खुद ही ऑक्सीडाइज, जैसे सेल्फ प्रोडक्शन था वैसे सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है, और H2O2 रिलीज कर देता है।
इसको नोट कर लीजिए। ये अभी अभी जेई मेन में आया था, जो अभी जेई मेन है, अभी जनवरी वाला जो हुआ था उसमें आया था, और ये पहले जेई एडवांस में भी आ चुका है। जेई एडवांस में आने के बाद जेई मेन में रिपीट हुआ है दोबारा। सो प्लीज थर्ड वाला आप कंप्लीट कर लीजिए, ये थर्ड कंप्लीट कर लो, बना लो इसको। तब तक मैं चैट देख लेता हूँ, किसी ने कुछ लिखा है तो मैं आपको बता देता हूँ सर। यस विशाल, क्या कह रहा हो? विशाल कुछ बोलना चाह रहे हो? अमन? सर अगर कोर्स पीछे चल रहा है तो आप आपके आईपैड पे पढ़ा दीजिए। और कोई बात? ना सर, मैं तो बस यही कह रहा था। ठीक है, ओके। ओके सर, धन्यवाद। विशाल कुछ और बात है? नो सर, नो सर। ठीक है, आपको मैं चैट पब्लिक करके दिखाता हूँ, देखो अभी कितने लोग बोलने लगे नो आईपैड, नो आईपैड, है ना। और भी अगर आपको पिछले मैसेज देखने हो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि लोगों ने क्या बोला है आईपैड के लिए, चाहे वो गर्ल्स स्टूडेंट हो चाहे वो बॉय स्टूडेंट हो। तो मुझे नहीं समझ में आता कि क्या चाहते हो। ठीक है, चलो खैर, आप इस पे फिर टाइम खराब होगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिया सब लोगों ने, है ना, ये नोट कर लिया। इसे याद रखिएगा, ऑटो ऑक्सीडेशन है ना, याद करने में ही भलाई है ना, वही वही रहेगा, गड़बड़ नहीं करना, दोबारा आ जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट 33% वेटेज आएगा, है ना, आईओसी का 33% है, केमिस्ट्री में ध्यान रखिएगा। आईओसी का वेटेज 33% है, दिस इज द ओनली ब्रांच जहां से आप आगे लिख सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो ये आपको क्यूनॉल दिख रहा है, ये क्यूनॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये एक तरह से आप ये समझ लो, ये कीटोन इनॉल टॉटोमेरिज्म जो आप पढ़ते हैं ना, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म पढ़ते हैं, नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा आप लोगों ने कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना, ये वही है, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म ही है ये, है ना, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म ही है, उसी से बन रहा है ये, ध्यान देख लो आप, है ना। जो रिएक्टेंट है वो इनॉल फॉर्म है और जो प्रोडक्ट है वो कीटो फॉर्म है ना। तो वो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा और H2O2 क्या कर देगा, बना देगा, इस तरीके से हो रहा है, ये है इसमें। कुछ बातें H2O2 के बारे में हम और बता देते हैं, जल्दी से आप पढ़ लो। फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लो, H2O2 कभी कभी पूछी जाती है। H2O2 क्या है? कलरलेस विस्कर लिक्विड है which appears blue in large quantity and soluble in water due to the hydrogen bonding, और बहुत बहुत अच्छी सॉल्बिलिटी होती है। तो पहला बात तो ये है कि कभी अगर आता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक एग्जांपल है जहां पे H2O2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और होनी भी चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना, क्योंकि H एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। एक बात और समझना कि इट्स अ बॉइलिंग पॉइंट, देख रहे हो आप लोग कितना लिखा है, पढ़ो, देखो मैंने जो अभी मैंने इसको मार्क किया है ना, देखो बोल्ड किया है, कितना बॉइलिंग पॉइंट दिख रहा है, 423 बॉइलिंग पॉइंट दिख रहा है। तो 423 अगर बॉइलिंग पॉइंट आपको दिख रहा है, इट इज मोर देन वाटर, ध्यान रखिएगा, है ना। केल्विन में है 423 केल्विन है, वाटर का केवल 373 केल्विन है। तो वाटर से ज्यादा होने का रीजन आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है ना, वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। और इसीलिए क्या होता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट -4 डिग्री, वाटर से कम फ्रीजिंग पॉइंट होता है, लेस देन वाटर। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आल्सो हायर देन वाटर, है ना। डेंसिटी एंड जो होगा, डेंसिटी भी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी, ये दोनों क्या होते हैं, ये वाटर से क्या होते हैं, ज्यादा
ज्यादा होते हैं, वाटर से जो है ना वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। और रीजन वही है कि कॉम्पैक्टनेस जो है ना वो ज्यादा अच्छी होगी बिकॉज ऑफ द पावरफुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग, और वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन है कि H2O2 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है 100 के आसपास होता है, 100 या 92 ऐसा कुछ आता है, और वाटर का जो है ना वो 80 होता है। तो ये कहा जाता है कि जब वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट H2O2 से कम है और H2O2 का ज्यादा है, तो हम H2O2 को अच्छा सॉल्वेंट क्यों नहीं मानते इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट को वाटर में ही क्यों डिसॉल्व करा। आपने पूरा सॉल्ट एनालिसिस पढ़ा था, वो पूरा सॉल्ट एनालिसिस में हम लोग सॉल्ट को किस में डिसॉल्व करते थे, पानी में, और फिर टेस्ट करते थे। तो क्वेश्चन ही आता है कि H2O2 को क्यों यूज नहीं करते। तो अपनी कॉपी में मेंशन करो कि H2O2 इज नॉट यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। लिखो कॉपी में, लिखो कॉपी में H2O2 इज नॉट यूज्ड, है ना, H2O2 इज नॉट यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, एज ए सॉल्वेंट for inorganic compounds because it is a good oxidizing agent and a gaseous substance at room temperature and a gaseous substance at room temperature। ठीक है, तो गैसेस के फॉर्म में जो है ना वो रहता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड गैसियस फॉर्म में रहता है, डिकम्पोज करता है, आसानी से डिकम्पोज कर जाता है, इसलिए हमारे लिए वाटर जो है ना वो सबसे अच्छा रहेगा, है ना, वाटर जो है ना वो सबसे अच्छा रहता है, ठीक है। तो जस्ट एक बार और सुन लो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज नॉट यूज्ड, फटाफट जिनका रिपीट है जल्दी सुनो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज नॉट यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर इनऑर्गेनिक कंपाउंड because it is a good oxidizing agent and a gaseous substance at room temperature and also decomposes in the presence of sunlight, है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज भी कर जाता है, ठीक है। तो ये वाली बात मैंने आपको समझा दी है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट जरूर ज्यादा है, लेकिन स्टिल जो है ना वो क्या होगा, स्टिल जो है ना इसका जो सोल्यूशन है वो क्या करेगा, वो आपको वो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर जो है ना, देखो ये लिखा है, देखो आप पढ़ो, इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज मोर स्टेबल देन एनहाइड्रस लिक्विड, है ना, and it decomposes into water and oxygen slowly on exposure to the sunlight, लिखा हुआ है ना। तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, ये जो है ना आसानी से डिकम्पोज कर जाता है, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है, ओके। नाउ एक नोट लिखा हुआ है उसको पढ़ लीजिए, H2O2 is kept in a glass container because traces of alkali metal ions from the glass can catalyze the explosive decomposition of H2O2, है ना। Therefore, the aqueous solution is stored in the plastic or wax-lined glasses container, and some urea and phosphoric acid and glycerol is added to the solution because these compounds have been found to behave as a negative catalyst of H2O2। तो ये पूरा स्टेटमेंट है, जस्ट वन टाइम रीड है, एक बार आप पढ़ लीजिए तो ठीक रहेगा इसके लिए, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर ये कहते हैं इसके लिए, एक मिनट रुको, मैं क्वेश्चन अभी ले लूं, पहले अभी आप इसको कर लो, एक मिनट पहले आप मेरी बात सुन लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन ले लूंगा। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि H2O2 को जो है ना, H2O2 को हम लोग वैक्स कोटेड प्लास्टिक बॉटल्स या उसमें कांच की बॉटल्स रखते हैं या कलर्ड बॉटल्स में रखते हैं, ताकि सनलाइट जो है ना वो ना मिले और क्या हो जाए, वो प्रोटेक्ट रहे, वरना डिकम्पोज कर जाएगा, है ना, डिकम्पोज कर जाएगा। डिकम्पोजिशन बहुत ज्यादा होता जाएगा तो फिर बाद में वो एक्सप्लोड भी कर सकता है, इसलिए हम लोग उसको प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग H3PO4 यूज करते हैं, हम लोग ग्रेस्टोर यूज करते हैं। ये सारे क्या होते हैं, निगेटिव कैटलिस्ट होते हैं, डिकम्पोजिशन को रोकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि H2O2 के लिए कौन से नेगेटिव कैटलिस्ट को यूज किया जाता है, ये सब चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। एक मिनट, तो ये जरा देख लो, इसके बाद आप एसिडिक नेचर देख लो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कभी आपसे पूछा जाए, है ना, H2O2 का एसिडिक नेचर लिखा हुआ है ना, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी आपको अरेंज करने के लिए आ गया कि एसिडिक का जो है ना, एसिडिक ऑर्डर को अरेंज करो, तो आ सकता है। फोर्थ नंबर पॉइंट है वो देख लो, मैं समझा दूंगा आपको।
इसका जो के वैल्यू होता है H2O2 का जो के वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है देखो, H2O2 का जो के वैल्यू दिया है कितना दिया है, पढ़ो, 10 की पावर माइनस 12 दिया हुआ है ना। तो H2O2 का जो के वैल्यू है वो 10 की पावर माइनस कितना है, माइनस में 12 है। और वाटर कितना होता है, किसी को याद है अपनी क्लास में वाटर का कितना होता है ना। आप नोट में लिखो या ना लिखो, लेकिन अल्टीमेटली आपको मैं एक बार तो बता दूं कैसा होता है, फिर आप सीट में देख लेना, कैसे भी कर लेना, इतना कर लेना एक बार। प्रॉपर्टीज है, बिकॉज अगर मैं एक एक प्रॉपर्टी यहाँ पे बोर्ड पे लिखूंगा फिर मैं समझाऊंगा तो दैट विल टेक मोर एंड मोर टाइम, है ना। इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ये जस्ट एक, और ऐसा भी नहीं है कि याद नहीं किया सकता, सब याद कर सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझा रहा था कि जो H2O2 है, H2O2 का अगर आप ये देखेंगे, है ना, H2O2 जब ये करेगा, H2O2 जो है ना एज एन एसिड बिहेव करेगा, है ना। देखो आप H2O2 जो है ना जब एज एन एसिड बिहेव कर रहा है यहाँ पे, तो वो क्या कर रहा है, जब वो H प्लस आयन दे रहा है और HO2 माइनस आयन बना रहा है, तो उसका जो K वैल्यू है कितना है, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 12 है। और वाटर जब डिकम्पोज करता है, H2O जब डिकम्पोज करता है प्लस आयन OH आयन में, तो उसका जो K वैल्यू आता है वो आता है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 16, है ना, ये आता है, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल के आता है, ओके। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो आपको दिख रहा होगा कि K वैल्यू किसका ज्यादा है, K वैल्यू किसका ज्यादा है, H2O2 का ज्यादा है ना। H2O2 का K वैल्यू जो है ना वो ज्यादा है, और ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, और सिंपल सी बात भी है कि H2O2 में क्या होगा, H2O2 में जो ऑक्सीजन एटम है वो एक H एटम से अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ अट्रैक्ट कराता है, और ये जो होगा इस तरीके से इसको दो तरफ से मिल जाते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो एक H एटम पर H एटम से कम दे पाएगा, तो H एटम का निकलना मुश्किल होता है। ये वाला ज्यादा ऐसे, ये क्या होगा, ये मोर एसिडिक H है, मोर एसिडिक H प्लस आयन है। इसके ऊपर जो चार्ज क्रिएट होगा डेल्टा पॉजिटिव, और इसके ऊपर जो चार्ज क्रिएट होगा डेल्टा पॉजिटिव। अगर ये डेल्टा 1 पॉजिटिव है, ये डेल्टा 2 पॉजिटिव है, तो डेल्टा 1 पॉजिटिव का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बड़ा होगा डेल्टा 2 पॉजिटिव से। और आपको पढ़ाया जाता है केमिस्ट्री में कि H एटम पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा उतना ज्यादा उसका निकल पाना आसान होगा, तो K वैल्यू बड़ी होगी। इस तरीके से हम इसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ना वो, है ना, वो जो है ना वो समझ सकते हैं इसका एसिडिक स्ट्रेंथ। इसको नोट कर लीजिए, हम लोग दूसरे पे जाते हैं, ओके। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H2O2 टर्न्स ब्लू लिटमस रेड एंड देन ब्लीच बाय द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। ये एक अच्छा है ना। H2O2 का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या करता है, पहले पहले क्या करता है, पहले जो ब्लू लिटमस है उसको रेड करता है बिकॉज इट इज मोर एसिडिक कंपाउंड, बाद में ब्लीच कर देता है। और मैं ब्लीचिंग के बारे में पहले बता चुका हूँ कि H2O2 का ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होता है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ये मैंने बोला हुआ है ना, परमानेंट होगा, ठीक है। आईब्रो वगैरह है, हेयर ब्लीच वगैरह में यूज भी किया जाता है, ये डिस्कशन आ चुका है अपनी क्लास में, ठीक है, ओके। ना हम लोग बात करते हैं एज अ, ठीक है, इसके आगे केमिकल प्रॉपर्टी पे बात कर लेते हैं, या आपके क्वेश्चन ले लेते हैं जो भी है, एक मिनट रुको। ठीक है, इस तरीके से डन। पार्शियल कैसे कंपेयर कर दिया, पार्शियल है ये है कि ऑक्सीजन एटम जो है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है H एटम से, लेकिन जो बीच वाला O एटम है उसे दो तरफ से इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा, इधर वाले S से भी मिलेगा, इधर वाले S से मिलेगा, दोनों तरफ से वो उठा सकता है, तो एक H एटम से कम उठाएगा, ये कह रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक O एटम को एक ही H एटम अवेलेबल है, तो इस वाले H एटम का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ज्यादा उठाएगा, अपनी तरफ ज्यादा लाएगा, तो ये जो डेल्टा प्लस वैल्यू है ना वो ज्यादा होगी, पॉजिटिव ज्यादा ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसीलिए इसके निकलने की संभावना ज्यादा हो जाती है, ये समझा रहा हूँ, है ना। जो आप बोलते हो ना इंडक्टिव इफेक्ट से माइनस आई इफेक्ट से एसिडिटी बढ़ जाती है, वो समझा रहा हूँ,
ठीक है, ऐसा है, ठीक है, क्लियर है, ऐसे समझा रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैंने आपको जो है ना, ये इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैंने आपको स्क्रीन शेयर करके बताया, है ना, नहीं होता तो मुझे जरूरत ही नहीं था कि ये सब चीजों, है ना, इसको करने के लिए, ठीक है। और